हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्यूट राइनाइटिस। एक्यूट है तो एक्यूट से समझ में आ रहा होगा कि अचानक से होने वाली कंडीशन है। क्रोनिक लंबे समय तक चलती है, एक्यूट कुछ समय तक चलती है। और राइनाइटिस है तो जो नेसोफेरेंजियल है, नेसोफेरेंक्स है, उनमें इन्फ्लामेशन, आइटिस इन्फ्लामेशन। तो ये एक तरह का एक्यूट वायरल कॉन्टागियस इन्फेक्शन है। क्या है? एक्यूट वायरल कॉन्टागियस इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन जो है कहाँ होता है? नेसोफेरेंजियल रीजन में। नेसोफेरेंजियल रीजन में होता है। तो नेसोफेरेंक्स में इन्फ्लामेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट राइनाइटिस। ड्यू टू वायरस की वजह से नेसोफेरेंक्स रीजन में अगर इन्फ्लामेशन हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट राइनाइटिस। ये हो सकता है कि विद फीवर हो और हो सकता है कि विदाउट फीवर हो, वो डिपेंड करता है कंडीशन पर। इसका कॉज क्या होता है? इसका कॉज है राइनो इकोवायरस। क्या कॉज है इसका? इसका कॉज है राइनो, या हम इसको इको वायरस के नाम से भी जानते हैं। ओके। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है? 24 टू 48 आवर रहता है। और इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या रहते हैं? किस वजह से हो सकता है? स्ट्रेस लेने की वजह से, फैटिग से, पुअर न्यूट्रिशन से, स्मोकिंग करते हैं जो, या कोल्ड में, ठंड में वो उनको ठंड लग गई हो, या वेट वेदर हो, ओवर क्राउडिंग में, पुअर सैनिटेशन हो, और जनरल इल हेल्थ, ये सारी कंडीशंस में ये एक्यूट राइनाइटिस के खतरे बढ़ जाते हैं। मतलब कैसे भी करके इम्यूनिटी जो है अगर आपकी वीक होगी तो वायरस जो है वो ड्रॉपलेट्स से, किससे? जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स होती हैं वो आपके शरीर के अंदर जाएंगी और इन्फेक्शन करेंगी। कहाँ इन्फेक्शन करती हैं? नेसोफेरेंक्स वाले रीजन में। ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करें तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आते हैं? तो पहली बात तो इसके जो सिम्टम्स होंगे वो अचानक से ऑनसेट होगा उनका, अचानक से आते हैं तो ऑनसेट सडन होता है। अब दूसरी बात क्या है कि इसमें जो नेसोफेरेंक्स रीजन है उसमें क्या होगा? इरिटेशन होगी और बर्निंग होगी। इरिटेशन प्लस बर्निंग होती है। और कुछ घंटों तक रनी और स्टफ़ी नोज़ होती है। नाक जो होती है वो ऐसा लगेगा कि फंस गया हो उसमें कुछ। और घंटों तक वो नाक जो होती है बहती रहती है। नेसल ऑब्स्ट्रक्शन वाली फीलिंग होती है। वाटरी नेसल डिस्चार्जेस होते हैं। थिक ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज भी होते हैं। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। स्टफ़ी नोज होती है, वाटरी डिस्चार्जेस होते हैं, नेसल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। क्या क्या होता है? स्टफ़ी नोज, नेसल ऑब्स्ट्रक्शन, वाटरी नेसल डिस्चार्जेस, या फिर थिक प्लस ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज। ठीक है। थिक ग्रीनिश येलो डिस्चार्जेस होंगे, या वाटरी नेसल डिस्चार्जेस होते हैं, या फिर थिक ग्रीनिश येलो डिस्चार्जेस होते हैं। और क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं? जैसे स्नीजिंग हो गया, गला ख़राब होना, हॉर्सनेस होना, हल्का हल्का फुल्का फीवर भी रहेगा, हो भी सकता है कि फीवर ना भी हो। हेडेक भी होता है, मेलेस वाली कंडीशन होती है, अनिच्छा होती है हर चीज़ की, कुछ करने का मन नहीं करता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। क्या है? ये सिम्टम्स हैं पेशेंट्स को, ये जो पेशेंट को महसूस होते हैं सिम्टम्स हैं। साइन क्या होते हैं जो डॉक्टर देखता है? साइन, तो साइन में हम देखते हैं एंटीरियर राइनोस्कोपी करते हैं। क्या करते हैं? एंटीरियर राइनोस्कोपी। एंटीरियर राइनोस्कोपी में हम नेसल म्यूकोसा को देखते हैं जो कि रेड और स्वेलिन हो चुकी होती है। ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर रेडनेस और स्वेलिन दिखाई दे रहा है तो हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये राइनाइटिस है। और उसमें कैविटी में हमें वाटरी सीक्रेशंस मिलेंगे। थ्रोट के एग्जामिनेशन पे हमें फेरेंक्स में कंजेशन मिलेगा, स्वेलिंग मिलेगी, इन्फ्लामेशन मिलेगा, रेडनेस वगैरह ये सब मिलता है। तो क्या क्या है? राइनोस्कोपी से हम नेसल म्यूकोसा को देखते हैं। नेसल म्यूकोसा में वही है जो इन्फ्लामेशन जो होता है वो देखने को मिलेगा। और हम एग्ज़ामिनेशन करते हैं थ्रोट का। थ्रोट का एग्जामिनेशन करते हैं तो दो चीज़ें करनी होती हैं डॉक्टर को। एक तो एंटीरियर राइनोस्कोपी करनी होती है, एक थ्रोट एग्जामिनेशन करना होता है।
इसके भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि साइनोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, ब्रोंकाइटिस, ट्रैकियोलैरिंजाइटिस और स्टिशन ट्यूब ब्लॉकेज। ठीक है, साइनोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, ब्रोंकाइटिस, ट्रैकियोलैरिंजाइटिस और स्टिशन ट्यूब ब्लॉकेज, ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसकी अगर हम प्रोग्नोसिस की बात करें तो बहुत ही अच्छी प्रोग्नोसिस है। ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ होती है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। मैक्सिमम केसेस में 7 से 14 दिन में इसमें आराम मिल जाता है। ठीक है, ये इसका प्रोग्नोसिस है। जनरल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं कि गर्म कपड़े से जो गर्म चीज़ें होती हैं उससे आराम मिलता है ना। और जो एक्सरसाइज वगैरह है ना करें, रेस्ट करें और ऐसी डाइट खाएं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। और डाइट रिच इन विटामिन सी से रिच जो डाइट होती है वो लेनी चाहिए। और स्टीम भाप जो होती है उसका इनहेलेशन करने से भी आराम मिलता है। तो इसके जनरल मैनेजमेंट है, क्या क्या रहता है कि जनरल मैनेजमेंट इसमें क्या रहता है कि हमें रेस्ट करना है, वार्म में गर्म कमरे में आराम करिए, ज़्यादा ठंड में ना जाइए, एक्टिविटीज़ को जितनी भी हो सके उतनी कम करिए, रिड्यूस करिए, ईजिली डाइजेस्टेबल फूड खाना चाहिए और विटामिन सी से रिच डाइट लेनी चाहिए जो जिसमें विटामिन सी हो, और स्टीम का इनहेलेशन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें जनरल मैनेजमेंट के तौर पर करनी चाहिए। इसका प्रिवेंशन, और ये भी ध्यान रखें कि 2 से 4 दिन तक जो कॉन्टेगियस फेस होता है इसमें इन्फेक्शन का खतरा दूसरे लोगों में बढ़ जाता है, तो अवॉइड करिए कॉन्टैक्ट को। कम से कम कॉन्टैक्ट में आएंगे तो कम से कम लोग बीमार होंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट इसका जो है, मेडिकल ट्रीटमेंट खासकर होम्योपैथिक मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। इसमें हम देते हैं एकोनाइट, एलियम सिपा, आर्सेनिक एल्बम, ये सारे लिख देते हैं। क्या क्या देते हैं हम? एकोनाइट, एलियम सिपा, आर्सेनिक एल्बम, अवीना सटाइवा, डलकामारा और यूफ्रेशिया। ये सारी मेडिसिन्स हैं जो हम दे सकते हैं। अब जैसे कैम्फर है, कैम्फर किसको दे सकते हैं हम? कैम्फर, जो कैम्फर के पेशेंट होते हैं वो चिली पर्सन होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और वो ऐसे इतना ज़्यादा ठंड होने के बावजूद भी गर्म कपड़ा ओढ़ना पसंद नहीं करते हैं। कोल्ड स्टेज होती है ये, और कैटरल सिम्टम्स के पहले की कोल्ड स्टेज, ठीक है, तो उसमें कैम्फर दिया जाता है। इतना ज़्यादा ठंड लगने के बावजूद भी कैम्फर के पेशेंट ओढ़ना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर राइनाइटिस है किसी को और वो ओढ़ना पसंद नहीं कर रहा है, ठंडा है उसका पूरा शरीर, तो हम कैम्फर देते हैं, ठीक है। एकोनाइट को कब प्रिस्क्राइब करेंगे? एकोनाइट के पेशेंट जो होते हैं रेस्टलेस होते हैं, बहुत ज़्यादा घबराते हैं, फ्राइटेंड रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। अचानक से ऑनसेट होता है इसका, और इसकी कंडीशन जो है रात में बढ़ जाती है, रात में ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो हम लिखते जा रहे हैं, कुछ कुछ लिखते जा रहे हैं। एकोनाइट में क्या होता है कि रात में दिक्कतें बढ़ जाती हैं और ये रेस्टलेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा घबराते हैं, ठीक है। और इनकी जो दिक्कतें होती हैं, सडन ऑनसेट होता है। तो अगर सडन ऑनसेट हुआ राइनाइटिस में खासकर, तो राइनाइटिस में अचानक से अगर किसी को जुकाम हो गया हो, तो अचानक से अगर जुकाम हुआ हो, अचानक से ये नाक बहने लगी हो, तो एकोनाइट को हम प्रिस्क्राइब करते हैं आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड, ठीक है। एक्सपोजर टू कोल्ड से अगर एक्सपोज हो गया हो, कोल्ड ड्राई विंड हो, उसके बाद अगर दिक्कतें शुरू हुई हो। क्या दिक्कत होती है? नोज़ में क्या दिक्कत होती है? नोज़ ड्राई रहेगी, सूखी रहती है, ड्राई कोराइजर रहता है, ठीक है। कैसा रहेगा? ड्राई कोराइजर।
हेडेक के साथ में होता है, ईयर में रोरिंग होती है, ये सारे सिम्टम्स हैं इसके। फीवर भी आता है, प्यास भी लगती है, ये एक्वानाइट के सिम्टम है सारे, और नींद भी नहीं आती है। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं पेशेंट में तो हम एक्वानाइट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आराम कब मिल रहा हो उसको? कोराइजा में जो एयर होती है ओपन एयर में, ओपन एयर में आराम मिलता है। और ज़्यादा दिक्कत किस में? इसमें आराम होगा। ठीक है, और दिक्कत बढ़ किस में जाती है? टॉकिंग से, बात करेगा तो दिक्कत बढ़ जाएगी। ठीक है, ओपन एयर में आराम मिलता है। तो बात करने से दिक्कत बढ़ रही हो और ओपन एयर में आराम मिल रहा हो, ठीक है, तो ये एक्वानाइट हम देंगे। एलियम सिपा कब देते हैं? एलियम सिपा हम जब देंगे जब कोराइजा हो और उसमें आइस से भी बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे हो। ठीक है, फ्रिक्वेंट स्नीजिंग होती है, लगातार छींकें आती हैं, और जो नोज़ से जो डिस्चार्ज होते हैं वो कैसे होते हैं, ये याद रखना है। नोज़ से डिस्चार्ज कैसे होते हैं? एक्यूरेट होते हैं। कैसे डिस्चार्ज हो रहे हैं? एक्यूरेट डिस्चार्ज हो रहे हैं। अगर एक्यूरेट डिस्चार्ज हो रहे हैं, लिप्स को कोरोड कर रहे हैं, ये एक्यूरेट डिस्चार्ज होते हैं, लिप्स को कोरोड कर देते हैं। तो जब लिप्स को कोरोड कर रहे हों और एक्यूरेट डिस्चार्ज हो रहे हों तब हम देते हैं। और जो आंसू आने की बात हो रही है वो कैसे हो रहे हैं? जो आंखों से लैक्रिमेशन होता है वो कैसा होता है? ब्लांट होता है, मतलब ये पानी की तरह होता है। ठीक है, ये नहीं जलाता है, और बहुत ज़्यादा ये थर्स्टी होते हैं। और इनकी दिक्कतें किससे बढ़ती हैं? देखो, ये भी थर्स्टी है और एक्वानाइट भी थर्स्टी है। ठीक है, इसको भी थर्स्ट लग रही है, प्यास लग रही है। इसकी दिक्कतें होती हैं वार्म रूम में। किस में होती हैं? वार्म रूम में इसकी दिक्कतें बढ़ती हैं। जब गर्म कमरा होगा ना तब इसकी दिक्कतें बढ़ेंगी। और वार्म एयर से आराम भी मिलता है। वार्म रूम में दिक्कत है और वार्म एयर अगर है तो आराम मिलता है। ठीक है, लैरिंग्स में अगर टिकलिंग हो रही हो, कफ हो और ऐसा लगे जैसे कि लैरिंग्स को फाड़ देगा, और कोल्ड एयर को इनहेल करने पर अगर कफ हो, कफ कैसा होता है? थोड़ा सा ही है कफ। तो ये समझ में आ गया होगा। नोज से जो है एक्यूरेट होती है, इसमें डिस्चार्जेस एक्यूरेट हैं, लैक्रिमेशन ब्लांट है। ठीक है, थर्स्टी होते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। इसके बाद है एलियम सिपा में हम देखते हैं कि थ्रोट में टिंगलिंग हो रही हो और कफ कैसा होता है? ऐसा होता है कि जैसे लैरिंग्स को चीर देगा, फाड़ देगा। ठीक है, तो ऐसा अगर कफ है तो हम एलियम सिपा देते हैं। और कफ कब होता है? जब इनहेल करते हैं कोल्ड एयर को इनहेल करने से अगर कफ आ रहा हो, तो कफ, नोज़ बह रही, नाक देखो इसमें नाक बह रही है, एक्यूरेट है, लैक्रिमेशन ब्लांट है, और कफ कोल्ड एयर की वजह से हो रहा है, तो हम एलियम सिपा देंगे। ठीक है, अंतर कर सकते हैं एक्वानाइट और एलियम सिपा में। यूफ्रेशिया बहुत अच्छी रेमेडी है। तो यूफ्रेशिया कब देते हैं हम? यूफ्रेशिया हम देते हैं जब जो नेसल कैटार होते हैं वो ब्लांड होते हैं, यानी कि नोज़ के जो डिस्चार्जेस हैं, नोज़ के डिस्चार्जेस कैसे हैं? ब्लांड है। ठीक है, ब्लैंड या ब्लांड कुछ भी कह सकते हैं ना। ठीक है, और लैक्रिमेशन कैसा होता है इसका लैक्रिमेशन होता है एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्यूरेट, एस्कोरिएटिंग होता है। ठीक है, सो इसका भी दिक्कतें कब बढ़ती हैं? रात में बढ़ती हैं। अक्सर ज़्यादातर दिक्कतें रात में ही बढ़ती हैं, चाहे आप एक्वानाइट देख लो चाहे यूफ्रेशिया देख लो। ठीक है, रात में दिक्कतें बढ़ रही हैं और लेटने से दिक्कत बढ़ती है। और कफ जो होता है, इसका कफ जो होता है वो डे में बहुत ज़्यादा हो जाता है, डे में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और लेटने से, लाइंग डाउन से आराम मिलता है इसमें। तो क्या क्या दिक्कतें हम देख रहे हैं कि कफ डे में बढ़ रहा है, रात में सारी दिक्कतें बढ़ रही हैं, लैक्रिमेशन एक्यूरेट हो रहे हैं, और नोज़ ब्लांट है, डिस्चार्जेस। ठीक है, और लेटने से आराम मिल रहा है पेशेंट में। अगर लेटने से आराम मिल रहा है, नोज़ से तो पानी जैसे डिस्चार्ज हो रहे हैं, लेकिन आँखों से जो हो रहे हैं डिस्चार्जेस वो एस्कोरिएटिंग है, तो हम यूफ्रेशिया देते हैं। ठीक है, एलियम सिपा, कैम्फर, एलियम सिपा और यूफ्रेशिया। इसके बाद हिप्पट सल्फ।
क्या है जी, हिपर सल्फ। हिपर सल्फ भी बहुत अच्छी रेमेडी है। हिपर सल्फे में क्या है, तो हिपर सल्फे में जो है कोल्ड ड्राई वेदर में दिक्कतें होती हैं, ठीक है, कोल्ड ड्राई वेदर में। वैसे कोल्ड से ही दिक्कत है ना, तो कोल्ड से ही दिक्कत हो रही है। देखो एकोनाइट में भी हम कोल्ड से दिक्कत हो रही है, कोल्ड के एक्सपोजर से, ठीक है, देखो कोल्ड के एक्सपोजर से हो रही है। और यहाँ पर भी हम एलियम सिप्पा भी देखेंगे ना, कोल्ड से ही दिक्कत है, बट कोल्ड एयर से है ना, कोल्ड एयर से। हिपर सेल में भी कोल्ड ड्राई वेदर है, और यूफ्रेशिया में भी कोल्ड है। दे नहीं रखा क्या इसमें, वैसे ये यूफ्रेशिया भी कोल्ड से दिक्कत होता है, ठीक है। तो अभी हम हिपर सेल्फ की बात कर रहे हैं, कोल्ड ड्राई वेदर में दिक्कत होती है। और नोज़, थ्रोट, ईयर, लैरिंग्स, चेस्ट में बहुत ज़्यादा कैटार बनते हैं, बहुत ज़्यादा म्यूकस का फॉर्मेशन होता है। नोज़ में ठंडी लगती है और बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होते हैं, नोज़ में ठंड लगती है, ठीक है, ठंड महसूस होती है नोज़ में, और डिस्चार्जेस होते हैं बहुत ज़्यादा। डिस्चार्जेस तो इसमें बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सभी जगह से हो रहे हैं हिपर सेल्फ में, ठीक है। और साथ में क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये कोल्ड विंड में जाता है ना, जितनी बार कोल्ड विंड में जाता है, जैसे ही ठंडी हवा, इसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कोल्ड के लिए, वेरी सेंसिटिव। जितनी बार ठंडी हवा में जाएगा उतनी ज़्यादा छींकें आएंगी इसको, बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है इन कोल्ड विंड, स्नीजिंग होती है, और नाक इसकी बहुत ज़्यादा बहने लगती है। पहले वाटरी होते हैं डिस्चार्ज, देन थिक येलो ऑफेंसिव होते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। इसमें पहले कैसे होते हैं, वाटरी डिस्चार्ज हो रहे हैं, फिर कैसे होते हैं, थिक, येलोइस और ऑफेंसिव। और अगर ड्राई कोल्ड विंड में जाएगा, वैसे कोल्ड विंड ही है, कोल्ड विंड में ही जा रहा है, लेकिन अभी ड्राई कोल्ड विंड में जा रहा है, ड्राई कोल्ड विंड। तो क्या होने लगता है इसे, कोल्ड विंड में तो वही स्नीजिंग हो रही है खतरनाक, ड्राई कोल्ड विंड में थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। थ्रोट से रिलेटेड क्या, कफ, कफ होता है इसे। कोल्ड एयर थोड़ी सी भी अगर अंदर गई तो कफ होना शुरू हो जाएगा। ठंडे पानी में अगर हाथ डाल दिया, या फिर इसका जो हाथ या पैर है, या बेड से जो कवरिंग है उससे बाहर निकल गए तब, ठीक है। और इसको रात भर स्वेटिंग होती है। हिपर सेल्फ का क्या है कि रात भर स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता रहता है, ये अलग है सिम्टम, स्वेटिंग होती रहती है। एक चीज़ तो हमें समझ में आ रही है, कोल्ड से दिक्कत है इसको, नाक से डिस्चार्जेस हो रहे हैं, छींकें आ रही हैं, है ना। और पहले वाटरी डिस्चार्ज होते हैं, फिर थिक येलोइस ऑफेंसिव डिस्चार्ज होते हैं। और हिपर सेल्फ का क्या है कि कोल्ड विंड में थ्रोट की दिक्कत होने लगती है, कफ होने लगता है, और स्वेटिंग होती है रात भर, रात भर लिखा हुआ है। तो रात में इसमें भी दिक्कत है, देखो रात में फिर से आ गई, ठीक है। और ये टच के लिए, पेन के लिए, ड्राउट के लिए, कोल्ड एयर के लिए हाइपर सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं, वेरी सेंसिटिव तो कोल्ड के लिए हैं, बट ये हाइपर सेंसिटिव होते हैं और चीज़ों के लिए भी, कोल्ड के लिए भी होते हैं, टच के लिए भी होते हैं, और पेन के लिए भी होते हैं, ड्रॉट कोल्ड एयर के लिए भी होते हैं। हाँ ड्रॉट ये झोंका हो गया हवा का, ठीक है। तो ये होगी हमारी हिपर सेल्फ, हिपर सेल्फ भी दे सकते हैं। अब आती है नक्स भूमिका। हाँ, नक्स भूमिका एक्चुअली जिसकी नाक बंद हो जाती है, रात में बच्चों की नाक अक्सर बंद हो जाती है, ठीक है। और इसको कोल्ड कब होता है, ये भी भैया कोल्ड वेदर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कोल्ड वेदर में ही। तो कोल्ड वेदर में नक्स भूमिका अच्छा काम करती है। नोज़ इसकी कैसी होती है, देखो अभी तक सबकी नाक बह रही है ना, किसी की नाक बंद नहीं है, इसकी भी बह रही है, और एलियम सिप्पा की भी बह रही है, और एकोनाइट की भी बह रही है। ड्राई कोराइजा नहीं, इसका ड्राई है, सूखा हुआ है, ठीक है, बह नहीं रहा है, लेकिन हाँ ड्राई तो है। और हिपर सेल्फ का भी अब भाई स्नीजिंग आ रही है, डिस्चार्जेस तगड़े तरीके से हो रहे हैं। तो अभी नाक किसकी बंद है, नाक किसकी बंद है, ठीक है, नक्स भूमिका की। तो स्टफ्ड नोज़ होती है, ऐसा लगता है जैसे फंस गया हो, ठीक है, स्टफ्ड और ड्राई शुरुआत वाली स्टेज में। और थ्रोट कैसा होता है, ऐसा लगता है कि जब भी थ्रोट में कफ होगा ना, तो ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ स्क्रैप करके आ रहा हो, रॉ सोरनेस फीलिंग होती है, ठीक है।
और नोज़ में एक और सिम्टम भाई स्नीजिंग, छींक बहुत आती, छींकें बहुत आती हैं। रात में स्टब्ड, देखो ये कब होती है, रात में खासकर, लो फिर से आ गई रात में समस्या। तो लगभग लगभग सभी में रात में समस्या हो रही है, ओपन एयर में, ओपन एयर में और रात में। ओपन एयर में एक्चुअली ठंडी होती है ना हवा, तो ठंडी हवा की वजह से इसकी नाक बंद हो जाती है। एक तो नाक बंद हो रही है और दूसरी चीज़ होती है फ्लुएंट कोराइजा, कोराइजा, दोनों चीज़ें, फ्लुएंट कोराइजा भी है और नाक बंद भी है। तो फ्लुएंट अगर कोराइजा है तो ये कैसा रहता है, वार्म रूम में और डे में। फ्लुएंट कोराइजा कब होता है, वार्म रूम में, गर्म कमरा होगा तो फ्लुएंट कोराइजा होगा, और अगर ठंडा एरिया होगा, जैसे ठंड लगेगी तो इसकी नाक बंद हो जाएगी। समझिए, जब वार्म रूम में आता है तो नाक बहने लगती है, बाहर जाता है कोल्ड विंड में तो नाक बंद हो जाती है। जो अक्सर हम लोग प्रॉब्लम झेलते हैं ना कि भाई गर्मी, थोड़ा सा गर्म हम लोग ने चादर ओढ़ा, थोड़ा सा गर्म हुआ तो अब नाक बहने लगी, और जैसे ही ठंड में गए तो नाक बंद हो गई। तो भाई करें तो करें क्या, नक्स भूमिका लो ना, ठीक है। पूरी बॉडी की कोल्डनेस होती है, और ये अगर स्टोव में भी बैठेगा ना, ठंडी पूरी बॉडी ठंडी रहती है, कोल्डनेस ऑफ होल बॉडी, पूरी बॉडी ठंडी पड़ी होती है। अगर ये बैठेगा भी, गर्मी में भी बैठेगा ना, तो उसको रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक है। बैक में, लिम्स में, पूरी बॉडी में एक ठंडापन रहता है, नॉट रिलीव्ड बाई वार्मथ, याद रखिए, नॉट रिलीव्ड बाई वार्मथ। जो हम लोग की नॉर्मल समस्या होती है, जब हम लोग को सर्दी जुकाम हो जाता है और ये कोई भी गर्म कपड़ा हम लोगों को आराम नहीं दे रहा होता है, ठीक है, और ये फायर के आगे बैठ भी नहीं सकता है, ठीक है, काँपेगा ये, थोड़ा बहुत पानी पी लेगा तो काँपेगा, पानी से भी इसको दिक्कत है। और जैसे ही ये जैसे गर्म कपड़े हटाता है तो और ज़्यादा इसको ठंड लगने लगती है, ठीक है। इसकी चिल और हीट की अल्टरनेटिंग स्टेज होती है, ठंड भी लगती है और ये अल्टरनेट करती है हीट से। तो नक्स भूमिका आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह का होता है। ये ओवर सेंसिटिव होते हैं, इरिटेबल होते हैं, टची होते हैं, और लीस्ट ड्राउट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो नक्स भूमिका क्या है, भाई कोल्ड वेदर में अगर जो नॉर्मली जो पेशेंट होते हैं जिनको ठंड में जाने से बहुत ज़्यादा नाक बंद हो जाती है और गर्म कमरे में कोराइजा बहुत ज़्यादा होता है, ठंडी गर्मी एक साथ लगती है, ठंडी को कोई रिलीफ नहीं कर सकता है, तब ये देते हैं नक्स भूमिका। डल का मारा, डल का मारा, धुल के मारा। डल का मारा एक्चुअली ये भी कोल्ड वेदर से, कोल्ड बैट वेदर है। कैसा है, बैट वेदर, डैम्प प्लेस में रहना, डैम्प प्लेस में जो काम करते हैं ना उनको दिक्कतें होती हैं इसमें, डैम्प वेदर में, या डैम्प प्लेस ज़्यादा अच्छा है, डैम्प वेदर नहीं होता, डैम्प प्लेसेस, या खासकर जो स्नो होती है उसमें भी दिक्कत होती है स्नो की वजह से, ठीक है। गीले होने की वजह से भी, गेटिंग वेट, अभी तक गेटिंग वेट नहीं सुना होगा कि गीले हो गए उसके बाद अगर ठंड लग गई हो। तो इसकी अगर, हाँ एक और चीज़ है कि हॉट टू कोल्ड टेम्परेचर में अगर सडन चेंज होता है, टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से, जैसे कुछ लोग होते हैं गीले हो गए बारिश में, बारिश से धुल के आ रहे हैं, कह रहे हैं ना डल का मारा, धुल के मारा, जो बारिश में धुल गए हैं, या टेम्परेचर में अगर अचानक से चेंज आ गया है हॉट और कोल्ड वाला, तो हम ये देते हैं। इसमें कैसा रहता है, इसमें भी ड्राई कोराइजा रहता है, सोर थ्रॉट रहता है, स्टिफ नेक रहती है, और कोराइजा जो होता है ओपन एयर में बढ़ जाता है। अच्छा, कोराइजा की बात करेंगे ना तो फ्लुएंट बहुत ज़्यादा होगा हाउस के अंदर, घर के अंदर जहाँ गर्म रहता है ना, घर जहाँ गर्म रहता है वहाँ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड एयर, है ना। कोल्ड एयर और कोल्ड रूम की कंपैरिजन में जो कोराइजा है वो वार्म में ज़्यादा हो रहा है। हालांकि इसकी दिक्कतें कोल्ड वेट वेदर में बढ़ रही हैं, बट इसका जो कोराइजा है वो वार्म रूम में ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड प्लेस। कोल्ड प्लेस की तुलना में अगर वार्म रूम में जाएगा वो तो ज़्यादा दिक्कत होंगी। आइस कैसी हो जाती हैं, रेड होती हैं और सोर हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, नोज़ बंद हो जाती है। जब
बारिश होती है तो नाक बंद हो जाती है। तो बारिश में रेन के समय क्या होता है, नोज़ स्टॉप हो जाती है। ठंडा, देखो ठंडे में तो सबको परेशानी होती है, जो नोज़ स्टफ़ हो रही है तो स्टफ़ बहुत ही कम लोगों में हो रही है। देखो एक तो नक्श भूमिका की हो रही है, एक डरका मारा की हो रही है। डरका मारा में अंतर क्या है कि ये बारिश से भी रिलेटेड है, जबकि हम नक्श भूमिका को देख रहे हैं कि भाई ये सिर्फ कोल्ड वेदर, ठंडा, अगर ठंडी हवा जा रही है तब दिक्कत हो रही है, ठीक है। और वार्म रूम में तो और ज़्यादा फ्लुएंट होने लगता है। वैसे देखा जाए तो इसमें भी वही कंडीशन बन रही है कि फ्लुएंट कोराइजा है वार्म रूम में, लेकिन ठंड में इसकी नाक बंद हो जाती है। इसमें वार्म रूम में फ्लुएंट कोराइजा है और ठंड में इसकी नाक बंद हो जाती है। हाँ तो यही है, दोनों मतलब दोनों में ही सेम है, ठीक है। लेकिन इसमें रेन भी इन्वॉल्व है, रेन इन्वॉल्व है इसमें। और इसमें भी नाक से, आँख से बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज वाटरी डिस्चार्ज होता है, ठीक है, वाटरी डिस्चार्ज है, ठीक है। ओ पीरियड में और भी ज़्यादा होने लगता है। वाटरी डिस्चार्ज किससे हो रहा है, आँख से और नाक से। तो हमें पता है, ये तो पता ही है, आँख से और नाक से होना ही है। राइनाइटिस में आँख और आँखों से भी आंसू आते हैं और नाक से भी आंसू आते हैं। अरे नाक से भी आंसू आता हूँ, क्या बोल रहा हूँ, नाक से डिस्चार्जेस होते हैं, ठीक है। स्टिफ नेक होती है, गर्दन अकड़ जाती है, सोर थ्रॉट होता है, ये सारी कुछ समस्याएं इसमें बनी रहती हैं, ओके। जेलसेमियम, इसके बाद हम बात कर रहे हैं जेलसेमियम। जेलसेमियम, स्पेलिंग तो सही लिखी ना, नहीं अब सही है। जेलसेमियम कब देते हैं, इसमें जो कैटार होते हैं वो कब होते हैं, वार्म वेदर में होते हैं इसके। इसमें साफ साफ लिख रखा है कि वार्म वेदर में दिक्कत हो रही है। अरे गर्मी में जो है ना डिस्चार्जेस होने लगते हैं ना, गर्मी में जिसको जुकाम हो जाता है, कुछ लोगों को गर्मियों में जुकाम होता है अक्सर, कुछ लोगों को ठंड में होता है, थोड़ा भी कोल्ड के लिए सेंसिटिव होता है। तो ये गर्मियों में ज़्यादातर, जब वार्म हो, मॉइस्ट हो, थोड़ा सा नमी होती है, रिलैक्सिंग वेदर होता है ना, उसमें दिक्कतें होती हैं इनकी, ठीक है। इनके जो नॉस्ट्रल से डिस्चार्जेस होते हैं वो कैसे होते हैं, कैटर कैसे होते हैं इनके, एस्कोडिएटिंग होते हैं। किसकी तरह है ये, सोचिए सोचिए, ये है एलियम सिपा की तरह, क्यों, उसके भी तो डिस्चार्जेस नाक के कैसे होते हैं, एस्कोडिएटिंग होते हैं ना। रेड हॉट वाटर, ऐसा लगता है कि जैसे नाक से गर्म पानी निकल रहा हो। अरे भैया ये गर्मी में ऐसा ही लगता है, तो ये खतरनाक है। तो अगर ऐसा हो तो जेलसेमियम देना फिर। अच्छा, इसके जो कोल्ड होती है जेलसीमियम की, वो कई दिनों बाद आती है। एकोनाइट की कोल्ड तुरंत आती है, जैसे अगर बीमार होगा ना तो तुरंत आएगा एकोनाइट का। जेलसीमियम का कई दिनों बाद उसको है ना सर्दी के सिम्टम्स आएंगे। वैसे नॉर्मल सिम्टम्स, नाक आँख बहना तो आने लगता है, फीवर वगैरह बहुत दिनों बाद चढ़ेगा, ठीक है। और इसमें कफ कैसा होता है, टीजिंग टिकलिंग कफ होगा, और फायर में, आग में बैठने से आराम भी मिलेगा। बताओ, कैटार वगैरह हो रहा है वो वार्म में ही हो रहा है, लेकिन फायर से आराम भी मिल रहा है, तो फायर से आराम मिलता है। और इसकी पूरी बॉडी में एक थकान थकान होती है, पूरे बैक में ठंड ठंड महसूस होगी ऊपर नीचे तक, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट फ्लू रेमेडी है एक, इसको हम ग्रेटेस्ट फ्लू रेमेडी कहते हैं, ठीक है भाई। ये भी याद रखिए कि फ्लू रेमेडी है ये ग्रेटेस्ट फ्लू रेमेडी है। इसमें बस ये याद रखना है कि बहुत ज़्यादा टिकलिंग कफ होता है, बहुत ज़्यादा नॉस्ट्रिल से डिस्चार्जेस होते हैं, स्कोरेटिंग होते हैं, और इसका जो बुखार है कई दिनों बाद चढ़ेगा, ठीक है। और इसमें जो कफ वगैरह है उसमें गर्म चीज़ से आराम मिल जाता है, गर्म चीज़ से ही आराम मिल रहा है, गर्म चीज़ से ही दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये है आपकी जेलसीमियम। तो ये कुछ मेडिसिन्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कब, जब राइनाइटिस हो, जब जुकाम हो जाता है तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ मदर टिंक्चर्स भी हैं और वो हम देखना चाहेंगे कि मदर टिंक्चर्स कौन कौन से दे सकते हैं हम। आने चाहिए, क्यों नहीं आने चाहिए। तो इसको किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, आई डोंट नो। क्विलाया, क्विलाया सेपोनेरिया, और शायद मैंने सही पढ़ा हो, क्विलाया सेपोनेरिया। ये एक्यूट नेसल कटार होता है स्नीजिंग और सोर थ्रॉट के साथ में। लगातार अगर नेसल कटार हो रहा हो, स्नीजिंग हो रही हो, गला ख़राब हो रहा हो, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
कोराइजा की अगर शुरुआत है, बिगिनिंग ऑफ कोराइजा में हम देते हैं, ठीक है। अगर किसी को जुखाम की शुरुआत ही है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या है? क्विलाया सेपोनेरिया, ठीक है। जब शुरुआत में चिलनेस फेल्ट होती है, इरिटेशन होने लगता है नाक में, गला ख़राब होने लगता है ना, स्नीजिंग और इरिटेशन जो होती है, वाटरी कोराइजा थोड़ा थोड़ा सा होने लगता है, तो फिर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी मेडिसिन है जब हम फर्स्ट स्टेज हो, जो कोल्ड की जब फर्स्ट स्टेज आती है तो हम दे सकते हैं। फर्स्ट स्टेज समझते हैं आप लोग कि जब शुरुआत हो रही हो कोल्ड की, फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल्ड में हम कौन कौन सी रेमेडीज़ का प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जब चिलनेस फेल्ट होती है, चिलनेस फेल्ट होने लगती है और इरिटेशन होने लगता है नोज़ में, इरिटेशन ऑफ नोज़ और थ्रोट में, ठीक है, तो हम एकोनाइट देते हैं। और कैसे कैसे देना है? 6 एकोनाइट 6 देते हैं हर 2 घंटे में, ठीक है। 6 को 2 घंटे में रिपीट करना है। कैम्फर का 1x पोटेंसी में 2 ड्रॉप देनी है शुगर ऑफ मिल्क में, ठीक है। हर 15 मिनट में देते हैं ये, क्योंकि हमें मालूम है कैम्फर एक बहुत ही फास्टेस्ट एक्टिंग रेमेडी है और बहुत ही कम समय के लिए होती है ना। किसी को स्नीजिंग हो रही है, छींक आ रही है, इरिटेशन हो रही है और डिस्चार्ज हो रहे हैं, वाटरी कोराइजा हो रहा है, ये शुरुआती है, वाटरी कोराइजा होना शुरू हो जाता है, तब क्या देते हैं? आर्सेनिक देते हैं, 6 देते हैं, 3 टाइम देते हैं, ठीक है। किसी को कोल्ड हो रहा है, स्नीजिंग हो रही है और एक्रे डिस्चार्ज है और ओपन एयर में आराम मिल रहा है, ओपन एयर में बेटर हो रहा है, बेटर होता है एलियम सिपा बेटर ही होता है ना। एक बार देख लेता हूँ। वार्म रूम में दिक्कत होती है और कोल्ड एयर में, हाँ इसमें एक्चुअली यहाँ पर डिस्चार्जेस में कोल्ड एयर में आराम मिलता है, हाँ इसको याद रखना। तो हम एलियम सिपा देंगे, एलियम सिपा की स्पेलिंग क्या है भैया? सिपा, हाँ CPA 30, और ये हम देते हैं 2 से 4 घंटे में, याद रखना। अब कोराइजा हो रहा है किसी को कफ के साथ में, कोराइजा है और कफ है और स्नीजिंग भी है और ब्रीथलेसनेस भी हो रही है, ब्रीथलेसनेस, क्या दोगे बताओ? क्लोज्ड रूम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, यानी कि हवा आने दो भैया, क्लोज्ड रूम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ओपन एयर में थोड़ा सा आराम मिल जाता है, क्लोज्ड रूम में भाई बहुत ज़्यादा उसको सांस लेने में। जस्टिसिया 30, ये नहीं पढ़ा हम लोग ने, याद रखिए इसको। ठीक है, ये है आपकी फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल्ड, है ना। इसमें और क्या है? चिल हो रहा है प्लस ब्लॉक हो गई है, नोज़ ब्लॉक हो गई है, तो हमें पता ही है कौन सी मेडिसिन देते हैं, नक्स भूमिका देते हैं। और कब देंगे? नक्स भूमिका 30 देते हैं, हर 3 घंटे में देते हैं, ठीक है, 3 घंटे में रिपीट करना है 30। और नोज़ अगर ब्लॉक हो गई है बच्चों में अक्सर हो जाती है ना, रात में भैया उठ के बैठना पड़ता है, नींद उनकी टूट जाती है, उठ के नहीं बैठेंगे तब तक रिलीफ नहीं मिलेगा। सिट ऑन द बेड, एट द बेड है, ऑन द बेड है। सेम्बुकस क्या देते हैं? सेम्बुकस देते हैं 30, ये याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है। नेसल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, डैम्प वेदर में इसका, डैम्प मतलब नमी वाला वेदर है, अच्छा डैम्प वेदर हो सकता है। क्या देते हैं? लेमना माइनर, ये नाम नहीं सुना होगा, कम ही लोगों ने सुना होगा, लेमना माइनर 30, ठीक है। ये सारी है मेडिसिन फर्स्ट स्टेज की। अगर हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज की, तब कौन कौन सी मेडिसिन देंगे? सेकेंड स्टेज में हम देते हैं, जैसे अगर मान लीजिए थिक
अब देखो सेकेंड स्टेज में हमें पता है कि थिक वाइटिश डिस्चार्जेस होने लगते हैं, गाढ़े डिस्चार्जेस होते हैं, और मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दिक्कतें। इसमें मॉर्निंग में दिक्कत होती है, नाक में बड़ा दिक्कत होता है, और पोस्ट नेसल डिस्चार्जेस भी होने लगते हैं। नाक के आगे से तो हो ही रहे होते हैं, पीछे जो गला होता है उसके जो इंटरनल नॉस्ट्रल्स होते हैं वहाँ से भी डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, फिर हम लोग माउथ से निकालते हैं। तब का देंगे, तब हम देंगे कैलीम्यूर 30, ठीक है। और थिक येलो अगर ग्रीनिश डिस्चार्ज है, थिक ही येलो है और ग्रीनिश है, येलोइस थे वो, वाइटिश येलोइस थे, ग्रीनिश है, तब क्या देंगे हम, तब भी हम कैली ही देंगे, लेकिन इस बार हम देंगे कैली बाइक्रोमियम 30। बाइक्रोमियम में स्टिकी होते हैं, तनते हैं, रोप की तरह होते हैं, ये और चीज़ याद रखना है, स्टिकी और रोपी होते हैं। और एक लास्ट है ग्रीनिश येलो, अगर हो रहे हो तब हम क्या देंगे, तब हम पल्सटीला 30। तो ये हैं हमारी कुछ मेडिसिन्स जो हम देते हैं, और एक मदर टिंचर है जो हम देते हैं। बाकी की मेडिसिन्स जो हैं वो आप पढ़िएगा, कई सारी मेडिसिन्स हैं, लेकिन ये जो कॉमन मेडिसिन्स हैं जो हम देते हैं वो मैंने बता दिए, उनका कंपैरिजन कर दिया है। थैंक यू।